नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप सेन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप सेन। आज हम लोग एक बहुत हिंदी व्याकरण का बृहद टॉपिक और जहां से प्रश्न आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है उस टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हिंदी वर्णमाला। हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग हिंदी वर्णमाला पढ़ने वाले हैं आज। तो हिंदी वर्णमाला क्या है उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ से जो भी हिंदी का पेपर, अगर हिंदी के प्रश्न आएंगे तो यहाँ से 2 प्रश्न की संभावना या 3 प्रश्न की संभावना प्रत्येक एग्जाम में रहती है। तो प्रारंभ करते हैं अपना वर्णमाला। मेहनत अगर करोगे तो निश्चित रूप से उस लक्ष्य को भेद लोगे। तो प्रारंभ करते हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला क्या है, आइए देखते हैं। वर्णमाला, सबसे पहले बात करेंगे वर्णमाला क्या है। वर्णमाला, इसमें एक शब्द है, ये 2 शब्दों का योग है, वर्ण और माला। इसमें वर्ण और माला 2 शब्दों से मिलकर बना है। वर्ण का अर्थ क्या है? तो वर्ण, अगर हम इसकी परिभाषा देखें वर्ण की, तो भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी, हो सकता है लघुत्तम आ जाए, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई, भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। ध्वनि कहलाती है। ध्वनि कहलाती है। अब यहाँ पर बात आ गई है वर्ण और ध्वनि। अगर ऑप्शन आपको पेपर में दोनों मिल जाते हैं तो क्या करना है? तो आप ध्वनि को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि ध्वनि जो है वो मौखिक रूप है। ध्वनि है वो मौखिक रूप में प्रयोग है और वर्ण जो है वो लिखित रूप में है। तो अगर यहाँ से भी थोड़ा सा स्पष्टता हो जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तो आपका उत्तर वर्ण होगा। और भाषा की सबसे छोटी अगर आपसे मौखिक इकाई पूछी जाए तो आपका उत्तर ध्वनि होगा। तो इन दोनों में आप विकल्प के आधार पर, अगर वो कुछ नहीं कह रहा है तो ऑप्शन में अगर आपको यही सीधा मिलेगा तो आप वहाँ पर वर्ण ध्वनि यानी तो ध्वनि पे लगाएंगे। अगर वो लिखित कह दे तो वर्ण और मौखिक कह दे तो ध्वनि। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण को ही हम अक्षर भी कहते हैं। अक्षर का मतलब है जिसका क्षरण ना हो वह अक्षर है, जिसके टुकड़े ना हो वह अक्षर है। तो ये रही आपकी वर्ण की परिभाषा। और माला क्या है? माला, यहाँ पे वर्णमाला से तात्पर्य है कि ऐसा व्यवस्थित समूह। ये परिभाषा अभी यूपी पुलिस में आई थी, यहाँ से परिभाषा से भी प्रश्न बनते हैं। तो वर्णमाला क्या है, वर्णमाला की परिभाषा भी लिख लेते हैं। वर्णमाला क्या है? हिंदी वर्णमाला। तो ये प्रश्न भी अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में आ गया। प्रश्न की संभावना परिभाषा से ज़्यादा रहती है। क्या है? वर्णों का व्यवस्थित समूह या क्रमबद्ध समूह भी आ सकता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला कहलाता है। यही परिभाषा बिल्कुल अभी आई थी एग्जाम में, कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। आइए बात करते हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की विभाजन की तो चर्चा करते हैं, बने रहिए। आगे इसी में हम लोग लिखेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज करूँगा और पुनः इस पर मैं इसके विषय में चर्चा करूँगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे और भी बच्चों को उसमें लाभ मिल सके। पूरा टॉपिक अभी ये कई खंड में, वर्णमाला चूँकि बड़ा टॉपिक है तो इसको मैं कई पार्ट, इसके 1 या 2 3 पार्ट तो आप मान के चलिए, 2 से 3 पार्ट में इसको मैं क्लियर करूँगा, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो छोटे छोटे पार्ट में इसको हम लोग पढ़ेंगे। और एक भी प्रश्न, ये पूरी गारंटी है हमारी कि यहाँ से आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आइए वर्णमाला के विषय में आगे। वर्णमाला की अगर हम बात करें तो वर्णमाला का विभाजन अगर करें, वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला की अगर हम बात करें, इसका विभाजन करें तो इसको 2 भागों में मुख्यतः डिवाइड किया गया। 2 भाग क्या हैं? इसमें एक आपके स्वर हैं, स्वर, और दूसरा आपका व्यंजन है। दूसरा आपका व्यंजन है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन।
स्वर क्या होते हैं इस पे चर्चा करेंगे हम लोग, इसके वर्गीकरण के विषय में चर्चा करेंगे। ऐसे ही व्यंजन का वर्गीकरण क्या होगा, व्यंजन की परिभाषा क्या होगी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्वर क्या होते हैं इस पर चर्चा करते हैं। स्वर की अगर हम परिभाषा देखें, स्वर क्या है, तो स्वर की परिभाषा में नोट बनाते रहिए, साथ साथ पूरा टॉपिक आपके सारे हिंदी के टॉपिक में क्लियर कराऊंगा, विद प्रश्नोत्तर के, विद MCQ जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उनका भी। और इसका कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल फ्री वीडियो आप लोगों को देखना है, बस कंटिन्यू रहना है हमारे साथ। परिभाषा क्या है, परिभाषा क्या है, परिभाषा स्वर की देखेंगे। क्या है परिभाषा, स्वर की परिभाषा? तो स्वर की जो परिभाषा है वो है आपकी कि भाषा की स्वतंत्र जो ध्वनि है वो निर्बाध ध्वनि ही स्वर कहलाती है। यानी मानव मुख से निर्गत स्वतंत्र या निर्बाध ध्वनि बिना किसी अवरोध के जो मुख से बाहर आए, स्वतंत्र या निर्बाध ध्वनि, स्वतंत्र या निर्बाध ध्वनि, स्वतंत्र या निर्बाध ध्वनि क्या कहलाती है, स्वर कहलाती है, स्वर कहलाती है। स्वतंत्र या निर्बाध ध्वनि स्वर कहलाती है, स्वर कहलाती है। आइए इसमें क्या है स्वर, तो स्वरों की संख्या से प्रश्न कई बार अभी बना था, स्वरों की संख्या से प्रश्न। तो स्वरों की संख्या क्या है, स्वरों की अगर हम बात करें कितने स्वर होते हैं, तो स्वरों की संख्या की बात करें, स्वर की संख्या होती है 11। इनकी संख्या कितनी है, 11 संख्या मानी जाती है। और परंपरागत जो स्वर होते हैं, यानी सामान्यतः अगर स्वर की बात करें तो कितने होते हैं, 11 होते हैं। और अगर आपसे कहें परंपरागत स्वर, परंपरागत स्वरों की बात अगर करें, परंपरागत स्वरों की संख्या, तो आपका उत्तर 13 होना चाहिए। और सामान्यतः या मूलतः मूल रूप से, मूल स्वर की बात करें, मूल रूप से स्वर जो होते हैं वो आपके 11 माने जाते हैं। मूल स्वर नहीं, मूल रूप के स्वर। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं क्यों विद्यार्थी को यहाँ कन्फ्यूजन ना हो। ये मैं यहाँ पे मूल नहीं हटा दूंगा यहाँ से, यहाँ पे सामान्यतः स्वरों की संख्या अगर कहें तो 11 और परंपरागत कहें तो आपको 13 उत्तर देना है, ठीक है। और अगर मात्रा की बात करें, मात्रा के अनुसार स्वर, मात्रा के हिसाब से अगर हम बात करें, जिनकी मात्राएं होती हैं, मात्रा वाले जो स्वर होते हैं वो होते हैं 10। क्यों? क्योंकि छोटा आ जो होता है, लघु आ होता है, इसकी मात्रा नहीं होती। नोट्स में लिख लीजिए, इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती। आइए अब पढ़ते हैं 11 स्वर कौन से होते हैं। तो भैया 11 स्वर कौन से होते हैं, स्वर की भी बात कर लो। 11 स्वर जो बताए हैं वो हैं कौन से, 11 स्वर होते हैं आपका आ, नोट करते रहिए, आ ई ऊ री, आई। उच्चारण बहुत अच्छा होना चाहिए। आई बोलते हैं इसको उच्चारण में, आई, आए, आऊ और आओ, ये यहाँ पे। तो आपने देखे कि यहाँ से आप अगर आप काउंट करें तो 11 हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इनकी संख्या कितनी होगी, इनको अगर आप काउंट करेंगे तो ये संख्या में कितने हो गए, 11 हो गए। ये कितने हो गए, 11 हो गए। 11 संख्या इनकी कन्फर्म हो गई। आइए देखते हैं आगे, नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसमें आगे चर्चा करूँगा। देखिए 11 स्वर हो गए आपने, आ ई उ री ए आए और औ और औ। तो आगे चलते हैं इसी में कि ये परंपरागत में क्या है। परंपरागत में है, संस्कृत के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसमें अलग स्वर हो जाते हैं और हिंदी में इतने रह जाते हैं। हिंदी में तो, संस्कृत में तो दीर्घ भी आती है। दीर्घ को हम इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से दीर्घ लिखा जाता है, एक और इस तरीके से दीर्घ लिख देते हैं, है ना। तो वहाँ पे लिरी भी एक स्वर होता है, संस्कृत में लिरी भी स्वर होता है। तो हमें इनको अभी, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें तो हिंदी के पढ़ने हैं, हिंदी के स्वरों पे चर्चा करनी है। तो आइए देखते हैं अगला स्वरों के विषय में, जो अंग, इसमें जो अंग और आहा की बात कर लेते हैं। इसमें आपने देखा होगा कई पुस्तकों में, छोटे बच्चों की पुस्तकों में ये भी लिख देते हैं अंग और आहा। अगर इनको भी हम जोड़ लेते हैं तो स्वर हमारे, तो इनको पहले स्वर की श्रेणी में रखा जाता था, इनको भी अगर जोड़ लेते हैं तो ये आपके 13 हो जाते हैं। उन 11 में 11 वो वाले हो गए आपके, प्लस 2 ये आप कर लीजिए तो 13 हो जाते हैं। लेकिन अब हिंदी में इनको स्वर की श्रेणी में नहीं, इनको अयोग वाह की श्रेणी में रखा जाता है। इनको किस में रखते हैं, अयोग वाह। अयोग वाह,
अयोग वाह से तात्पर्य क्या है? आ मतलब नहीं, योग मतलब जोड़, और वाह मतलब प्रवाह। जिनका योग स्वर में नहीं है वो अयोग वाह है, जिनका प्रवाह स्वर में नहीं है वो अयोग वाह हो गए। इनका भी पेपर में यूपी पुलिस 2016 में अंग और आहा, यानी इसको हम कहते हैं अनुस्वार, अनुस्वार या अनुस्वर कह देते हैं, और ये जो रहा है इसको हम कहते हैं विसर्ग, विसर्ग। इनकी संख्या 2 होती है अयोग वाह की, अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अंग और अनुस्वार ये, और ये आहा को हम विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण आहा होता है, इसका अंग होता है। जैसे इसका जो अनुस्वार जो है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग यहीं क्लियर करते चलेंगे। अनुस्वार का मतलब क्या होता है? अनुस्वार का मतलब अनु मतलब पीछे, और स्वर मतलब स्वर, जो आपका स्वर होता है अनुस्वर, नाक नासिका से जिसका उच्चारण हो, जिसमें उच्चारण कहाँ से हो? नासिका से। ध्वनि कहाँ से निकल के आए? नासिका से। उच्चारण इसका कहाँ से होता है? इसका उच्चारण नासिका से होता है, केवल नासिका से। नासिका से उच्चारण होने की वजह से इसको हम अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। और इसका उच्चारण जो होता है वो कंठ से होता है। ये भी प्रश्न आ जाते हैं, इसका उच्चारण कंठ से होता है, तो इसको ध्यान रखना है। ये नासिका से उच्चारण होता है, केवल नासिका से, मुख से नहीं, केवल नासिका से, और इसको हम कहते हैं कंठ। जैसे उसके उदाहरण अगर हम देखें तो इसको हम जैसे गंगा शब्द लिखते हैं, गंगा, गंगा, तो यहाँ पे अगर आप अपनी नासिका को बंद करेंगे इस तरीके से तो इसका उच्चारण नहीं हो पाएगा, इसका उच्चारण आप बोल ही नहीं पाएंगे। बोल के देखिए, हाँ, तो ये एक प्रैक्टिकली है ये। तो गंगा, अगर आप यहाँ पे अनुस्वार, ये जो बिंदी लगी है, तो इसका उच्चारण अगर आप करेंगे तो नाक बंद करके आप उच्चारण ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए इसको नासिका का उच्चारण कहते हैं। ये कंठ से है, आहा की ध्वनि इसमें निकलती है, संस्कृत शब्दों में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है इसको। तो हमने ये अयोग वाह के विषय में पढ़ लिया है, संख्या 2 होती है इनकी। तो इस तरीके से 13 माने जाते थे, लेकिन अब हम हिंदी में 11 ही मानते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, और अगला प्रश्न इसी में आगे क्या है कि इसके वर्गीकरण के विषय में चर्चा करेंगे कि स्वरों का वर्गीकरण क्या होता है। स्वरों का वर्गीकरण क्या होता है? स्वरों का वर्गीकरण, यहाँ से प्रश्न की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ वॉवेल्स, हिंदी में पढ़ना है हमको। क्लासिफिकेशन ऑफ वॉवेल्स क्या है? हिंदी में, यानी स्वरों का वर्गीकरण। तो कई आधारों पर स्वरों का वर्गीकरण किया है, जिसमें आपको कई आधार पढ़ने हैं। जिसमें आपको पढ़ना है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर पढ़ने हैं। पूरी हिंदी में आपको इसी पे कराऊंगा, आप लोग निश्चिंत रहिए, आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, बस कंटिन्यू लगे रहना है। और हमारे साथ प्रतिदिन मैं एक वीडियो आपको इसी का मैं निश्चित कराऊंगा, डालूंगा। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद अलग होते हैं। दूसरा आपको पढ़ना है कालमान कह लो, मात्रा कह लो, उच्चारण कह लो, कई नाम हैं। उच्चारण काल कह लो, है ना, कालमान कह लो, या मात्रा में लगे समय के आधार पर, ये भी आप कह सकते हैं। मात्रा में कई नाम हो सकते हैं। मात्रा में लगे समय के आधार पर, स्वर। आपको तीसरा भी पढ़ना है, कई आधार हैं, सारी चीज़ें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें जीव के आधार पर पढ़ना है, जीव या जिह्वा कह लो, जिह्वा या जीव के आधार पर भी कह सकते हो, जीव के आधार पर स्वर कह लो। आपको चौथा पढ़ना है इसी में, चौथा मुख, नोट करते रहिए, मुख द्वार या मुख विवर कह सकते हैं। विवर मुख खुलने के आधार पर भी कहते हैं, मुख विवर या मुख द्वार। एग्जाम में कुछ भी लिख के आ सकता है, मुख द्वार या मुख द्वार खुलने या मुख विवर, है ना। यहाँ पे इसको मुख द्वार खुलने, कितना मुंह खुल रहा है उच्चारण में, खुलने के आधार पर, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊँ, आधार पर स्वर,
स्पष्ट राइटिंग आ रहा होगा, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ। इसमें ये चौथा हो गया। पाँचवा इधर लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पाँचवा भी पढ़ना है आपको। ये आपका ओष्ठाकृति, ओठ के आधार पर कह लो, ओष्ठाकृति के आधार पर कह लो, ओष्ठाकृति। पीपीटी से भी पढ़ा सकता था, लेकिन पीपीटी से थोड़ा स्पष्ट, उसमें तो फिर सीधा सीधा है, तो यहाँ लिखने से थोड़ा सा और क्लियर होगा। ओष्ठाकृति या ओठ के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर। और भी पढ़ना है आपको। ओष्ठाकृति हो गया। आपको उच्चारण के स्थान, उच्चारण स्थान भी पढ़ना है, उसको मैं अलग से करा दूंगा, नाक, मुंह और ये भी सारा उच्चारण या मुख के स्पर्श स्थान के आधार पर, उच्चारण या मुख के स्पर्श स्थान के आधार पर, स्पर्श स्थान, मुख के स्पर्श स्थान के आधार पर, आधार पर। तो इस तरीके से आपको कम से कम ये 6 पढ़ने हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं। तो मुख्य रूप से आपको मैं ये पढ़ाने वाला हूँ। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे, ये आपका पहला आपका है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हमें पढ़ना है। तो आइए हेडिंग डालेंगे, उत्पत्ति के आधार पर स्वर। वर्गीकरण में पहला हमारा पढ़ना है हमें उत्पत्ति के आधार पर स्वर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर। कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर लूँ यहाँ से। उत्पत्ति के आधार पर स्वर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर, भैया उत्पत्ति के आधार पर स्वर की बात कर लें तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर का विभाजन क्या है, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहती है। भाई उत्पत्ति के आधार पर क्या है स्वर, है ना। तो उत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर मुख्यतः 2 हैं। परीक्षा मंथन की बुक में 3 भी दिया है, तो अलग अलग दिए हैं आधार, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तीनों में पढ़ाऊंगा। तो उत्पत्ति के आधार पर मुख्यतः 2 हैं, जिसमें आपका एक आधार है आपका मूल स्वर, और दूसरा आधार है आपका संधि स्वर। दूसरा आधार आपका संधि स्वर है, संधि स्वर। तो मूल स्वर क्या होते हैं, मूल स्वर क्या होते हैं, इनकी संख्या होती है 4 मूल स्वरों की, यानी मूलतः जो स्वर आ गए तो संख्या में 4 कौन कौन से हैं भाई। मूल रूप से जो स्वर बोले जाते हैं उनको मूल स्वर कहते हैं। जो जब वर्णमाला बनी तो उसमें मूल रूप से आ, महेश्वर सूत्र में पाणिनि जी का आ ई ऊ री, तो वही है आ ई ऊ और आपका री, ये आपके मूल स्वर हैं। आ ई ऊ री, इनके कई नाम हैं, अलग अलग नामों से भी इनको हम पुकारते हैं, भी नोट करके लिखूंगा क्या क्या नाम इनके हैं। और संधि स्वर में क्या है, इनकी संख्या हो जाएगी आपकी पूरी 7। ये संख्या में 7 हो जाएंगे संधि स्वर भाई, जो जोड़ के बने हैं संधि स्वर। जैसे संधि स्वर की संख्या 7 हो जाएगी, लेकिन इनको भी अगर हम बात करें अलग अलग विभाजित किया गया। इनको 2 पार्ट में अगर हम देखें तो विभाजित कर दिया गया, जिसमें आपके एक दीर्घ मूल स्वर हो जाएंगे, इनको भी नोट करिए। जो 3 खंड बताए तो वो इस तरीके से हो जाएंगे। दीर्घ मूल स्वर, देखिए दीर्घ भी है मूल भी है, दीर्घ मूल स्वर, और इधर आपके आ जाएंगे संयुक्त स्वर। तो इस तरीके से अगर देखें तो ये आपका 3 खंड हो गए, मूल स्वर, दीर्घ मूल स्वर और संयुक्त स्वर, ये आपके संख्या में। अब हम बात करें दीर्घ मूल की क्या है, तो भैया दीर्घ मूल में अगर हम बात कर लें तो दीर्घ मूल की जो संख्या आएगी वो आपकी आ जाएगी 3, और इसकी जो संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 4। ये 4 होते हैं, टोटल 7 बताए हैं, और ये होते हैं आपके दीर्घ मूल। आपके यहाँ पे मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, बोर्ड से नीचे नहीं लिख पाएंगे, तो यहाँ पर इसमें आएंगे आपके 3। अब ये 3 कौन से हैं, तो मैं इनको यहाँ पे यहाँ लिखे दे रहा हूँ। ये 3 कौन कौन से हैं, 3 में आपके दीर्घ आ, दीर्घ ई और आपका दीर्घ ऊ, ये आपके इसमें आ जाएंगे 3। क्यों है भाई, इनको अलग क्यों कर दिया दीर्घ मूल, क्योंकि मूल से बड़े, मूल क्या थे, आ था,
ई थी और ऊ था, तो यहाँ पर री नहीं आता, चूँकि संस्कृत में आता है इसलिए यहाँ पे छोड़ दिया गया। ये दो जो बने होंगे भाई, छोटे आ, दो छोटे आ लिए हमने तो बड़ा बना, और चूँकि जुड़ रहे हैं इसलिए संधि भी नाम इनको दे दिया, और मूल से बड़े हैं तो दीर्घ मूल हो गए। यहाँ पर इसको अगर हम देखेंगे तो दोनों छोटी ही हैं, ये भी दोनों जुड़ी होंगी भाई, दोनों जुड़ के बनी हैं। ऐसे इसका अगर हम देखें तो ये भी दोनों जुड़ के बने हैं, दोनों ऊ से जुड़ के बने हैं, इसीलिए इनको क्या कर दिया है, इनको दीर्घ मूल कह दिया। तो संख्या में 3 हो गए, आ, ई और ऊ। नोट करते रहिए। ये संख्या में 4 कौन से हैं भाई, तो ये संख्या में 4 कौन से हैं, इन पे हम थोड़ा सा निगाह डालते हैं। ये संख्या में 4 गए, इसमें आपका बचा क्या भाई, ऊ के बाद क्या बचेगा, री तो आएगा नहीं, यहाँ पर आई आएगा, और दूसरा क्या आएगा, इसमें आपका आई बड़ा आ जाएगा, फिर आपका ओ आ जाएगा, है ना, और फिर आपका एक और आएगा, मैं यहाँ पर इसको और यहाँ लिख दे रहा हूँ, बड़ा ओ आ जाएगा। तो ये संख्या में 4 हो गए, आई, आए, ओ, आओ और आओ, ये संख्या में 4। अगर हम बात करें कि भैया इनको अलग अलग क्यों, संयुक्त अलग क्यों कर दिया, क्योंकि संयुक्त का मतलब होता है ये भी योग है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें भाई इनको सजाती भी कह देते हैं, ये सजाती हैं, एक जाति के हैं दोनों, तो संधि इनको हमने डाल दिया इसमें दीर्घ मूल में। और ये विजातीय स्वरों का योग है, क्यों, क्योंकि जब हम ए का उच्चारण करेंगे यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना रहती है। ए जो है ये 2 से मिलकर बना है, इसका नाम संयुक्त क्यों दे दिया, क्योंकि आ और ई का योग हुआ है। देखिए दोनों अलग अलग जाति के हैं, आ और ई का योग हुआ है, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया है, आ और ई का योग हुआ है, इसलिए नाम इसको दे दिया है संयुक्त स्वर। लेकिन संधि तो हो ही रही है, तो आई इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो क्यों ना उच्चारण सही कर लो, उच्चारण में क्या जाता है। कोई कहेगा कि भाई कैसे बोलते हो, हाँ ठीक है, मेरा तो काम हो रहा है, एग्जाम में आ रहा है, तो इसलिए हमने बोल दिया। तो जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से सही हो, अपनी ट्रिक खुद बना लो, आपको क्या दूसरे का क्या करना है। वो कह रहेगा ठीक है कैसे पढ़ते हो, बोले ठीक है मुझे तो ऐसे ही, और जब एग्जाम में आएगा तो आपको लाभ मिलेगा इसका। आई, इसका भाई ये भी देखो 2 से बना है, इसमें आपका आ और ये आ जाएगा, और इसमें अगर हम बात करें ओ, तो ओ का भी ये 2 का योग है भाई, आ और ऊ छोटा, और बड़ा आ की, बड़े ओ की बात कर लो, ये भी दोनों का योग है भाई, एक आपका आ हो जाएगा और एक आपका जुड़ के आपका ओ हो जाएगा। तो भाई इसीलिए इनको कहते हैं संयुक्त, क्योंकि ये, और इनको विजाती भी कहा जाता है। ये 4 जो हैं इनको हम क्या कहते हैं, विजाती भी कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, विजाती भी कहते हैं। यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, ये जो चारों लिखे हैं इनका क्या है, इनको विजाती भी कहते हैं, विजाती स्वर कहते हैं। नोट कर लेना इसको, बहुत बारीक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, विजाती स्वर। और ये जो आपने लिखे हैं दीर्घ मूल वाले, इनको हम सजाती स्वर भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, सजाती, क्योंकि एक जात के ही योग हैं, सजाती है, इसमें आपको सजाती भी कह देते हैं, सजाती है ये। हाँ इधर आ जाओ, इसको मैं छोटा सा, अरे ये यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, इसको बोर्ड छोटा पड़ गया है, अरे यहाँ पे इसको सजाती है, सजाती है, सजाती स्वर भी कह देते हैं इसको। तो इस तरीके से हमने ये पढ़ा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं फिर से एक बार स्पष्ट कर दूं, उत्पत्ति के आधार पर जो थे वो कितने थे, उत्पत्ति के आधार पर मुख्यतः 2 हैं, जिसमें मूल स्वर और संधि स्वर आएंगे। और मूल स्वर की संख्या कितनी है, 4, आ, ई, ऊ, री हो गया, और संधि स्वरों की संख्या वैसे तो 7 है, लेकिन इसके 2 खंड कर दिए, एक दीर्घ मूल कर दिए, एक संयुक्त स्वर कर दिए। तो संयुक्त स्वर की अगर हम बात करें, दीर्घ मूल की बात करें, संख्या में 3 हो गए। तो दीर्घ मूल कौन से हो गए, बड़ा आ, बड़ी ई और ऊ हो गया। इसको जब हमने विग्रह किया तो इस तरीके से दोनों है, इसीलिए सजाती कह दिया। संयुक्त स्वर क्या है, ये संख्या में 4 होते हैं, इनकी देखिए संख्या, इनमें 4 आई, आए, औ और औ हो गया। इनका क्यों संयुक्त कहा गया, क्योंकि ये अलग अलग स्वरों के योग से बने हैं, संयुक्त स्वर हो गए। इनको विजातीय स्वर भी कहते हैं। जैसे ए, आई का निर्माण जो हुआ है वो आ और ई से हुआ है स्मॉल, और आई का निर्माण आ और ए से हुआ है, ओ का निर्माण आ और ऊ से हुआ है, और औ का निर्माण आ और औ से हुआ है। तो ये आपने उत्पत्ति के आधार पर स्वर सीख लिए, इनको नोट करते रहिए। और ये मैं दूसरा जो पार्ट है इसका, यानी उत्पत्ति के आधार पर हो गया। अब दूसरा मैंने खंड जो लिखाया था वो आपको लिखाया था कालमान और उच्चारण के आधार पर, उस पर चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसमें ये लिखा है, दूसरा मैंने लिखा है कालमान, या दूसरा है
कालमान। देखिए टॉपिक बड़ा है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। कालमान, कालमान या उच्चारण में लगे समय के आधार पर, या उच्चारण में लगे, या मात्रा में लगे या उच्चारण में लगे, मात्रा में लगे, समय में लगे समय के आधार पर स्वर, आधार पर स्वर। भैया इसके आधार पर कालमान उच्चारण में लगे समय या मात्रा में लगे समय, हो सकता है यहाँ पे लिख के आ जाए मात्रा में लगे समय के आधार पर। तो इसके आधार पर 3 प्रकार से विभाजन हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। कौन से भैया 3 प्रकार से हैं, आइए बात करते हैं। पहला जो है आपका आएगा, इसमें भी भाई मूल स्वर ही है, लेकिन नाम यहाँ पे हिरस्व स्वर कह दिया है, हिरस्व स्वर, हिरस्व स्वर। दूसरा खंड जो किया है वो आपका है, दूसरा खंड में ये आपका आएगा दीर्घ स्वर। इसका नाम क्या है, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर हो गया। और तीसरा जो बनेगा वो आपका आएगा, आप सभी को मालूम है बच्चों, ये क्या होगा इसका, प्लुत स्वर। क्या नाम है, प्लुत। कहीं कहीं प्लुप्त बोल देते हैं, लेकिन प्लुप्त नहीं सही है, प्लुत सही होता है। रिक्त स्थान, प्लुत मतलब रिक्त स्थान, प्लुत, प्लुत, प्लुप्त नहीं कहते हैं, प्लुत स्वर। तो ये आपके 3 खंड इसमें कर दिए। कालमान या मात्रा में लगे समय, हो सकता है यहाँ पे ये पूछ ले मात्रा में लगे, तो ये भी लिख सकते हैं हम लोग, मात्रा में लगे समय, इसके आधार पर भी है ये, मात्रा में लगे समय के आधार पर भी ये 3 तरीके यही वाले हैं, स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। भाई हिरस्व स्वर क्या है, जो आपने मूल स्वर पढ़े वही हिरस्व है, संख्या में 4 है। आ, वही जो मूल स्वर पढ़े थे, आई, ई, ऊ और री, आ, ई, ऊ और री, ये। और दीर्घ स्वर की संख्या यहाँ पर टोटल 7 है। भाई 4 और 7 11 तो यही हो गए, ये क्या है तो अभी चर्चा करेंगे। ये संख्या में 7 हो गए। कौन कौन से हैं, जो बड़े इनके बच्चे वो सारे अभी जो लिखे थे, आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ और आई, आए, औ, और औ, ये संख्या में आपके 7 हो गए। भाई इनकी बात कर लें, ये क्या है, तो इनकी बात करें तो ये आपका वर्णमाला में इनका निर्धारण नहीं है, वर्णमाला में नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा इनका प्लस स्वर का मतलब होता है दीर्घ उच्चारण, बड़ा लंबा सा उच्चारण अगर होता है तो आपने कभी देखा होगा इस तरीके से एस बन के आ जाए, या ऐसा हिंदी जैसा 3 बन के आ जाए, तो ये जो होते हैं वो होते हैं आपके प्लुत स्वर। यानी जैसे आपने कोई शब्द देखा होगा, तो जैसे आपने देखा होगा कोई शब्द मैंने राम लिखा जैसे, तो इस तरीके का सिंबल बन के आ जाता है राम, इस तरीके का सिंबल कोई भी बन के आ जाता है। तो आपको ये रा और यहाँ पे लिख देते हैं म, है ना, तो रा इसका मतलब राम, ये लिख दिया राम, तो भाई राम रा डा पड़ जाते हैं, नहीं डा नहीं है, ये रा है। ऐसे ही ओम का उच्चारण जब हम लोग करते हैं तो आपने देखा होगा ऐसे लिख देते हैं ओम, है ना, तो ये बहुत लंबा उच्चारण है। जैसे ओम का उच्चारण काफ़ी समय लेता है, ओम, तो बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। तो इसको अगर हम देखते हैं तो जब हम विराम पढ़ेंगे तो विराम चिन्ह में इसको हम कहते हैं दीर्घ उच्चारण। विराम चिन्ह में क्या कहेंगे इसको हम, दीर्घ उच्चारण, दीर्घ उच्चारण चिन्ह है ये, विराम चिन्ह की दृष्टि से दीर्घ उच्चारण है। तो ये वर्णमाला में निर्धारण नहीं है इनका, तो वैसे तो मूलतः यही है 4 हिरस्व। हिरस्व क्या है, इनको हम एक मात्रिक भी कहते हैं, एक मात्रिक, एक मात्रिक स्वर कहते हैं। ये जो आपके हैं ये द्वैमात्रिक हैं, इनको हम द्वैमात्रिक भी कहते हैं, द्वैमात्रिक, 2 मात्रा वाले हैं, इनकी 2 मात्राएं होती हैं।
द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। और ये जो होते हैं इनको हम त्रिमात्रिक भी कहते हैं, इनको कहते हैं त्रिमात्रिक। त्रिमात्रिक नोट कर लीजिए, त्रिमात्रिक भी पूछा जा सकता है, त्रिमात्रिक कौन से होते हैं। तो ये एक मात्रिक, ये दो मात्रिक, ये तीन मात्रिक। अच्छा, इसमें एक प्रश्न आता है कि सबसे कम समय, तो भैया सबसे कम इसमें लगता है उच्चारण में, सबसे कम समय इसी में लगेगा। और दीर्घ स्वर में क्या होता है कि मूल स्वर से ज़्यादा, मूल स्वर से दोगुना हो सकता है, यही पूछ लें, मूल स्वर से दोगुना समय लिख लेना, पूछा जाएगा। मूल स्वर से दोगुना समय लगेगा तो वो होते हैं दीर्घ स्वर, और मूल स्वर से 3 गुना समय लगेगा तो वो होते हैं प्लुत स्वर। यानी मूल स्वर से 3 गुने की बात कर लो तो प्लुत स्वर हो गए, मूल स्वर से 2 गुने की बात कर लो तो दीर्घ स्वर हो गए, और मूल सबसे कम समय लगेगा तो वो आपके ह्रस्व स्वर हो गए। तो आपके ये आपने 2 खंड स्वर के विषय में पढ़ा। तो एक बार फिर से थोड़ा सा हम लोग कि हमने सबसे पहले वर्ण की परिभाषा पढ़ ली, वर्णमाला की परिभाषा पढ़ी, उसके बाद हमने वर्णमाला का विभाजन पढ़ लिया कि वर्णमाला का विभाजन 2 भागों में किया गया, एक स्वर और व्यंजन में विभाजन कर दिया मुख्यतः। ठीक है, आगे बात अभी करेंगे इसमें हम लोग वर्णमाला की थोड़ी सी एक पीछे से, फिर उसके बाद हम तीसरे इस पे खंड पे चर्चा करेंगे। तीसरा पार्ट इसका जो मैंने लिखाया था जीव के आधार पर, उस पर चर्चा करेंगे। तो क्या है भाई, वर्णमाला की वर्ण तो 2 भागों में डिवाइड कर दिया आपने, स्वर और व्यंजन में, लेकिन टोटल वर्ण कितने होते हैं संख्या पूछ लेते हैं भाई, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक हम लोग प्रकाश इस पर डालेंगे कि वर्णमाला की बात करें। वर्णमाला में जो विभाजन हुआ था वो 2 भाग थे, 2 भागों में किया आपने, 2 भागों में किया, एक स्वर एक व्यंजन। थोड़ा सा इस पर डालेंगे फिर आगे बढ़ेंगे अपने वहीं पे वर्गीकरण पे। स्वर और व्यंजन, भाई स्वर की संख्या तो आपने क्लियर कर दी सर 11, और इसमें 33 मानते हैं भाई, 44 ही हो रहे हैं। और टोटल वर्ण जो होते हैं कुल वर्ण, वर्णमाला में कुल वर्ण वो होते हैं भैया 52 होते हैं। तो यहाँ तो 44 ही हो रहे हैं, इनको जोड़ रहे हैं, लेकिन कैसे कैसे कोई अगर पूछता है तो आपको ये बताना पड़ेगा भाई 52 कैसे होते हैं। तो एक सरसरी निगाह इस पर डाल देते हैं कि ये 52 किस तरीके से हो रहे हैं। तो भैया 52 में अगर हम बात करें तो 11 स्वर, देखिए काउंट कर लीजिए, 11 स्वर, 2 अयोग वाह अभी पढ़ा के गया, 2 अयोग वाह, 2 अयोग वाह हो गए, 11 स्वर हो गए, 2 अयोग वाह 11 स्वर। 3 इसमें 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं, 2 द्विगुण, इनको उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं, चर्चा करेंगे हम लोग। 2 द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन होते हैं, अभी चर्चा करेंगे ये होते कौन से हैं। इसके बाद इसमें जो व्यंजन आपने पढ़े हैं 33 व्यंजन हो गए, 33 मूलतः 33 व्यंजन होते हैं, मूल व्यंजन कह देते हैं, 33 व्यंजन कह देते हैं, यही है मूल 33 हो गए। और प्लस 4 संयुक्त व्यंजन हो गए, ये अलग से दिए जाते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। अब आप काउंट करिए, 11 और 2, इसमें आपने 11 यहाँ से जोड़ लीजिए, 11 2 13, 13 और 2 आपके 11 और 2 13, और 13 और 2 15, 15 और ये आपके 33, 15 33, 15 और 33 ये, और 4 ये 5, तो 15 33 को जोड़ेंगे तो 8 यहाँ पे, और ये 4 48 हो गए, और 4 भैया ये हो गए। यानी टोटल आपने मिला के कर दिए 52। यानी टोटल कितने हो गए, यहाँ पे दोनों सबका योग करेंगे तो कितने आ रहे, 52। तो आपसे अगर कोई पूछेगा तो इस तरीके से आप उसको उत्तर दीजिए, 11 स्वर, 2 अयोग वाह, 2 द्विगुण व्यंजन, 33 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन, इस तरीके से आप उसको बताइए, है ना। तो आपका क्लियर हो जाएगा, इस तरीके से याद कर लिए। आगे चर्चा हम लोग करेंगे स्वरों के वर्गीकरण पे, यानी तीसरा हम लोगों का ये जो वर्गीकरण में है, तीसरा है हमारा जीव के आधार पर। तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए कैसा लगा वीडियो आपको लिखिए कमेंट बॉक्स में, और शेयर करिए और भी बच्चों को लाभ मिले। और चैनल फिर से मैं कह रहा हूँ कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ।
नए वीडियो के साथ फिर से कल मैं फिर एक वीडियो इसका डालूँगा, सेकंड पार्ट। अभी ये भाग 1 था, सेकंड पार्ट, ठीक है। तो आप लोगों के कमेंट से मुझे ऊर्जा मिलेगी, और अगर आप कमेंट लिखेंगे, लाइक करेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मुझे बहुत ऊर्जा मिलेगी, और मैं नए नए वीडियो और अच्छी तरीके से आपको एक ऐसी तरीके से प्रयास करूँगा समझाने का जो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो के लिए यानी इसका सेकंड पार्ट स्वरों के वर्गीकरण में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।